Hi, friends, welcome back. Iran atom bomb, Iran Israel conflict, Israel Lebanon war, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, गाजा हमास। तो चलो पता करते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कहां तक पहुंचा है और यूरेनियम से इनरिच यूरेनियम बनाने में और परमाणु बम बनाना इतना जटिल प्रक्रिया क्यों होती है, और इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से समझते हैं। देखिए, कोई भी परमाणु बम हो या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर हो, उसमें जो यूरेनियम का यूज होता है वो ये यूरेनियम जो होता है वो यूरेनियम 235 का यूज होता है। इसे येलो केक कहते हैं क्योंकि ये येलो कलर का होता है। हालांकि जब हम इसे शीशे में रखते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद और कई सारे रिएक्शन के बाद ये हल्का ग्रीनिश टाइप का भी दिखने लगता है। यूरेनियम को हम लोग आशा का धातु कहते हैं, आशा का धातु। और कई बार एग्जाम में जब ये पूछता है भविष्य का ईंधन, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा लोग। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन होता है। भविष्य का ईंधन हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं, हाइड्रोजन को। और आशा का धातु का अगर कहेगा तो यूरेनियम होगा। येलो केक भी होगा तो यूरेनियम। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम है। हालांकि इसकी प्राइस का कभी कोई डिस्क्लोज किया नहीं इंटरनेशनल मार्केट में, हालांकि दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। अब ये यूरेनियम इतना महंगा है क्यों? क्योंकि देखिए, यूरेनियम जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है वो यूरेनियम 238 होता है। ये किसी काम का नहीं है। यूरेनियम 238 नेचुरल में मिलता है, वो 99.7% होता है। यानी लगभग जितना भी यूरेनियम हमें मिल रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। यूरेनियम 99.3 होता है, 7 लिख दिए 3। अब ये जो हमें जो प्राप्त करना है यूरेनियम 235 चाहिए। अब ये यूरेनियम 235 कितना चाहिए, कितना है प्रकृति में? 0.7%। यानी हमें 100 केजी यूरेनियम मिलेगा ना, तो उसमें केवल 700 ग्राम हमें काम लायक तभी यूरेनियम। तो इतना महंगा है। ऐसे अगर परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है तब यहाँ पर तो 100 केजी में 700 ग्राम कितना अजीब हो जाएगा यहाँ पर। तो और दूसरी क्या है ना, दोनों मिक्स होता है। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों मिक्स होता है। हमें 238 का काम नहीं है, हमें काम है 235 का। अब इसी को इंप्रूव कर दिया जाता है और 235 को जब एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं तो उसी के यूज करके हम परमाणु बम बनाते हैं। यही शकल है परमाणु बम की। या फिर उसको बिजली घर में बना के उससे बिजली बनाते हैं यहाँ पर। अब इसको कैसे हम लोग लाते हैं इसे समझते हैं। हम जो यूरेनियम मिला है हमें, उसमें 235 भी है और 238 भी है। 235 और 238 दोनों है। इन दोनों ही यूरेनियम को एक सेंट्रीफ्यूल नामक डिवाइस में डालकर, सेंट्रीफ्यूजल नाम के डिवाइस में डालकर गोल गोल घुमाया जाता है। अब जैसे दही में हम लोग ऐसे मथनी डाल के गोल गोल घुमाते हैं, मक्खन अलग हो जाता है, दही मलाई अलग हो जाता है। सेम वही चीज होता है जिसे हम अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो इसके जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उसी में इसको गोल गोल घुमाया जाता है। इस गोल गोल घुमाने से फायदा ये होता है कि यूरेनियम 238 साइड में हो जाता है। यूरेनियम 238 जो है ये साइड में आ जाता है और हमें जो जरूरत होती है यूरेनियम 235 की, ये यूरेनियम 235 बीच में चला जाता है और हम इस बीच वाले से निकाल लेते हैं। इन दोनों में आपस में दोबारा न मिले और आसानी हो इसे हटाने के लिए, इसलिए इसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नाम की गैस को अंदर डाल के उसके बाद इसे घुमाया जाता है। इसकी फिक्स स्पीड होती है कि इतने स्पीड पे घुमाएंगे तो एक्सट्रैक्ट अच्छे से होगा, और अगर स्पीड कम और ज्यादा होगी तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ईरान ने भी ऐसे ही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाए थे, लेकिन उसके इस सेंट्रीफ्यूल के कंप्यूटर को इजराइल ने हैक कर लिया। जो कंप्यूटर इसे गोल गोल घुमा रहा था उसी को हैक कर लिया। वो स्पीड कभी बढ़ा देता था, कभी घटा देता था, कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया। तो उसे जो यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 ये जो मिलना चाहिए ये उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला। इजराइल कितना समझदार, कितना साफ दिमाग है उसका। उसने कहा कि अगर ब्लास्ट करेंगे तो सोच रहा है दोबारा बना लेगा। उससे ऐसा न बनाते हैं कि कामे लायक न रहे, उतना तगड़ा विस्फोट न हो सके। तो इजराइल ने किया था, सेंट्रीफ्यूल की स्पीड को कभी बढ़ाता था कभी घटा देता था। कितना ऐसा करता था कि प्योरिटी ही उसमें नहीं रह पाती थी। तो इजराइल का प्रोग्राम जो ईरान के बेसिकली प्रोग्राम को रोकने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। अब जो यूरेनियम हमें 235 मिलेगा, यूरेनियम 235, अब ये यूरेनियम 235 को और भी प्यूरिफाई किया जाएगा। तो पहले तो 238 से हमें ले आना है 235, यूरेनियम 238 से हमें बनाना है 235। अब जब 235 मिल गया, अब इसे और प्योर किया जाएगा। अगर 5% इंक्रीज करेंगे, 5% प्योरिटी लाएंगे, इनरिच करके, इनरिच बोला जाता है उसे, प्योर नहीं बोल के इनरिच कहेंगे यहाँ पे, तो उससे हम परमाणु बिजली घर बना सकते हैं। लेकिन अगर इसे 90% तक इनरिच कर देंगे तो जाके परमाणु बम बनेगा। यानी 90% पता नहीं कैसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं।
उस वह यूरेनियम से हम परमाणु बम में डालेंगे तो उतना तगड़ा झटका नहीं देगा, उसे और शुद्धता की जरूरत है। लेकिन दोनों में ही यूरेनियम 235 का ही यूज होता है, 38 का यूज नहीं होता है। यूरेनियम 235 को साफ करके जब इनरिच करके ले आते हैं तो इस तरह से उसे बंडल बना के रख लेते हैं यूरेनियम को। अब समझिए 1 केजी यूरेनियम 235 में, 238 में नहीं भैया, 1 केजी यूरेनियम 235 27 लाख केजी कोयला के बराबर ऊर्जा देता है। यानी कहीं पर 27 लाख कोयला जला दीजिए, 27 लाख केजी कोयला जला दीजिए, जितना आग लगाएगा, जितना तबाही मचाएगा, जितना त्रहिमाम कर देगा, उतना ये अकेला 1 केजी कर देगा यहाँ पे। इसलिए दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है यूरेनियम। अब कहते हैं लोग परमाणु बम इतना खतरनाक क्यों होता है? अरे भैया 27 लाख केजी कोयला के बराबर एनर्जी है। आप अपने ही जिला में 27 लाख केजी कोयला छींट दीजिए और उसमें माचिस मार दीजिए, देखिए आपका शहर उड़ा देगा पूरी तरह से। वही तो काम ये कर रहा है, बस उसमें कम ही मात्रा में उतना है स्टोर है एनर्जी यहाँ पर, इसलिए ये इतना महंगा बिकता है यूरेनियम। हालांकि कोई इसका रेट अभी तक नहीं खोला है। अब इसी यूरेनियम को रख के भड़का दिया जाता है, ब्लास्ट करता है, तो इसमें से इतनी हाई मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इतनी ज्यादा कि इंसान वेपोराइज हो जाता है, भाप बन जाता है, इंसान भाप बन जाता है। इतनी भयानक इससे ऊर्जा निकलती है और इससे दूर दूर तक इसका जो रेडिएशन होता है, हवा बहा के इसके धुआं को ले जाएगी, रेडिएशन को ले जाएगी, बाकी जगहों पे कैंसर होकर लोग मर जाएंगे। यहाँ पे इससे रेडिएशन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाई जाती है। अलग ही क्वेश्चन पूछा था कि कौन से जानवर पे रेडिएशन का असर नहीं पड़ेगा जिसकी त्वचा काइटिन की बनी होती है, जैसे कॉकरोच के अगर मान के चलिए इसी मोहल्ले में परमाणु बम गिरा तो इस मोहल्ला का मर जाएगा। लेकिन अगर 10-15 किलोमीटर दूर गिरा है, हम लोग अगर देख भी लेंगे ना तो उसके रेडिएशन से हम मर जाएंगे, लेकिन कॉकरोच नहीं मरेगा यहाँ पर। ठीक है, अब परमाणु बम को, ये शकल है परमाणु बम का, इसको जमीन पे फोड़ेंगे तो उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि जैसे जमीन पे फोड़ेंगे ना, इससे निकलने वाली हानिकारक गैस, इससे निकलते सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आता है परमाणु बम फटता है तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ जाता है, इससे एक्सरे निकलने लगता है। और ये एक्सरे जो निकलता है लगभग 250 रोंटजन पे निकलता है। एक्सरे का मात्रक होता है रोंटजन, 250 रोंटजन पे एक्सरे निकल जाता है, जो बहुत खतरनाक होता है। हम लोग जो एक्सरे कराते हैं वो लगभग 6 रोंटजन 10 रोंटजन इस तरह से होता है। उसको भी बोलते हैं कि ज्यादा नहीं कराओ, इतनी प्रिकॉशंस लेते हैं। और इसके बाद इसमें से गामा रेज निकलती है, गामा रेज। अब ये गामा रेज जो होती है ये इतनी घातक होती है कि हमारी कोशिकाओं को मारने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। बहुत हल्की मात्रा के गामा रेज का यूज जिस एरिया में कैंसर होता है उसे मारने के लिए किया जाता है कि कैंसर मर जाए। लेकिन इतना हाई पावर का इसमें से गामा रेज निकलता है कि पूरी शरीर मर जाती है यहाँ पे। तो ये 2 ही खतरनाक रेडिएशन होती है। और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि ना हम लोग गामा रेज को देख सकते हैं, गामा रे भी हमें नहीं दिखाई दे सकता है और ना ही हमें एक्सरे दिखाई दे सकता है, तो हमें दिखेगा ही नहीं, अचानक आर पार होकर मर जाएगा आदमी यहाँ पे। यही खत्म, जैसे कोरोना कहाँ हम लोग को दिखता था, अचानक किसी को हुआ कोरोना मर गया यहाँ पे, तो वही होता है यहाँ पे। अगर गामा रे लग गया तो पता ही नहीं चलेगा वो क्या हो गया, 10-15 दिन बाद 1 हफ्ता बाद आदमी मर जाता है। तो परमाणु बम एक तरह का विस्फोटक घातक नहीं होकर यह एक प्रकार का प्रदूषण है, जिसे नाभिकीय आपतन कहते हैं, न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। ये जमीन पे अगर पटका गया तो इसके जितने रेडिएशन है हानिकारक, उसी मोहल्ले में घर द्वार गली कुची में भर जाएगा और दूर तक खतरनाक इसका असर नहीं जाएगा। इसलिए जब भी परमाणु बम को ड्रॉप किया जाता है तो इसमें एक डेटोनेटर लगाया जाता है और वो डेटोनेटर हाइट को नापते रहता है, बैरोमीटर से सेट रहता है कि जब वो 600 मीटर की ऊंचाई पर शेष रहता है तो इसी ऊंचाई पे ब्लास्ट किया जाता है। कभी भी जमीन पे ले आके परमाणु बम को नहीं ब्लास्ट किया जाता है। तो जापान और हिरोशिमा पे भी जो गिरा था वो 600 मीटर की हाइट पे गिरा था, ताकि मैक्सिमम तबाही हो सके और उसका रेडिएशन पूरे चारों ओर फैल जाए और इसका असर 30,000 साल तक रहता है। ये नहीं कि आज परमाणु बम फूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका असर रहेगा 30,000 साल तक। बहुत बुरा असर रहता है, उस एरिया के जीन जेनेटिक्स सारी चीजों को चेंज कर देता है। अब इसी को बनाने में लगा हुआ है ईरान। अब इंटरनल खबर है कि ईरान ये बना चुका है। जैसे भारत भी परमाणु बम बहुत पहले बना लिया था, लेकिन उचित समय नहीं आ रहा था परीक्षण करने की, पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। तो भाई कितना टफ होता है ये बनाना एटम बम और कितना खतरनाक होता है वो आप सबको समझ में आ गया होगा। और ईरान जो है अगर वो बना ले और जो पूरा नफरत से भरा हुआ है और उसका बस पर्पस यही है, क्योंकि वो बना हुआ रेडिकलाइज्ड हुआ पड़ा है, उसको उसके अंदर सिर्फ मतलब रिलीजन घुसा पड़ा है
और इजराइल से उसको कितनी नफरत और हेट्रेड है और इजराइल को ख़त्म करने के लिए उसका पूरा मकसद वही है, तो ये सोच लो कि अगर उसके पास एटम बम हो तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ये मिसाइल्स फेंक रहा है, क्या वो अगर हो तो वो उसको यूज़ ना करेगा? देखिए, ईरान के पास अभी तो इंटेल है कि दे ऑलरेडी हैव, तो then it's probably waiting for the correct moment to use it. ऑलरेडी है न्यूक्लियर वेपन, अभी यूज़ नहीं कर रहे, छोटा अटैक है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो है डेटरेंट है, अगर वो यूज़ करते हैं तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगला बंदा भी यूज़ कर सकता है। पर तो ये देखा कि कितना मतलब इजराइल ने पूरी कोशिश कर ली है कि उनके पास ना हो, और जो ये बात बता रहे थे कि उसको जब घुमाकर उसको निकालना होता है, उनके पास इतना मतलब इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी है कि उन्होंने उनके उन कंप्यूटर सिस्टम्स को ही हैक कर लिया और उसी में उस मैसअप कर दिया कि वो ठीक स्पीड पे नहीं हो, जिससे जो है इनसे बने ही नहीं। और फिर इनके साइंटिस्ट को भी खत्म किया कि उनका पर्पस था कि ये बनाए नहीं, कि उन्हें पता है कि ये बना लेगा तो इसका मिसयूज इसने जरूर करना है और उन्हीं के ऊपर। इन सब चीज़ों ने डिले किया था उन्होंने, बट अभी तक इंटेल ये है कि ईरान के पास मोस्ट लाइकली न्यूक्लियर वेपन है। ओह माय गॉड, आई होप नॉट, आई होप ये इंटेल रॉन्ग हो। इंटेल ये है, और मुझे तो नहीं लगता कि अभी, मुझे नहीं लगता है वो बनने के क्लोज हो सकता होगा, पर मेरे को लगता नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा देश है जो जब अगर इजराइल ने अगर हमला किया और इनके यहाँ तबाही हुई, तो अगर इनके पास हुआ तो ये यूज कर लेंगे। ये कोई इतना रिस्पॉन्सिबल देश नहीं है कि वो करे। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि डेटरेंट है, उनके पास है मोस्ट लाइकली, मगर यूज नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है अगले एक दूसरे के पास भी है। और अगर आप देखें, ईरान तो एक दिन में डिटोरेट कंट्री नहीं होती है, पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छी थी, तो अभी भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो अच्छे हैं, जबकि रीजन में जो लॉन्ग टर्म के लिए डिप करते हो तो सब खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। तो चलो नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेके आते हैं, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।